हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आशा क्लासेस। वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मोटिवेट कर लिया जाए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ ही एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा कास्ट टोपोग्राफी। अगेन बिकॉज जो लास्ट में मैंने कास्ट टोपोग्राफी कराई थी, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया था कुछ, तो उसको आज एडअप करके मैंने दोबारा से इसको किया है। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहीं पे लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, और साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें, और घंटी आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितने लाइक्स मेरे पास आते हैं मेरा उतना अच्छा काम करने का मन करता है। क्योंकि मुझे ये फील होता है कि हाँ, जो भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा पढ़ाया हुआ मेरा कंटेंट उनको समझ में आ रहा है, तो उससे मुझे भी एक एनर्जी मिलती है और आप लोगों को भी और भी बेहतर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक कर रहे थे भूमिगत जल और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ, या फिर आप इसको ये समझ सकते हो कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं? भूमिगत स्थलाकृतियाँ। ठीक है, धरातल से वर्षा जल या प्रवाहित जल के नीचे की ओर रिसने से भूमिगत जल की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ हम सबको पता है। जो भी ये हमारा सरफेस है अर्थ का, उसके ऊपर या तो बारिश होगी, या फिर उस पर जो भी रिवर्स हैं, जो भी हमारे लेक्स वगैरह हैं, उनका जब वाटर रिस रिस कर नीचे हमारी अर्थ में जाता है, तो उससे हमारी अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल की उत्पत्ति होती है या ओरिजिन होता है। उसके बाद भूमिगत जल द्वारा मुख्यतः कास्ट या चूना प्रदेशों में स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। वो जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, उससे ज़्यादातर कहाँ पर जो टोपोग्राफी बनती हैं, जो हमारे कास्ट या फिर जो चूना प्रदेश होते हैं, लाइमस्टोन एरियाज होते हैं, वहाँ पर टोपोग्राफी बनती हैं, जिन्हें भूतपूर्व यूगोस्लाविया में कास्ट स्थलाकृति पुकारा जाता है। भूमिगत जल द्वारा मुख्यतः अर्ध शुष्क जलवायु में अपना कार्य करता है। भूमि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ज़्यादातर कौन से एरिया में और कौन सी क्लाइमेट में वर्क करता है? जहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन हो, वहाँ पे ये वर्क करता है, अर्थात स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद है अपरदनात्मक क्रिया। अपरदनात्मक क्रिया में ये क्या क्या वर्क करता है? सबसे पहला है इसका गोलीकरण, घोलता है अपने अंदर। यानी कि जब भूमिगत जल प्राय CO2 के साथ मिलकर चूना को घुलाने वाला विलयन तैयार करता है। CO2 किसके साथ वर्क करता है? चूना या लाइमस्टोन के साथ वर्क करता है, और ये दोनों चीज़ें आपस में घुल जाती हैं, एक जो घोल तैयार करता है, जिससे चट्टानों का अपरदन हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो रॉक्स होती हैं उनका क्या हो जाता है? इरोजन हो जाता है। ठीक है, पहली घोलीकरण में इन्होंने ये किया। उसके बाद बस एक ही क्रिया करता है जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, वो क्या करता है? गोलीकरण करने का, घोलने का। किसको घोलता है वो? CO2 और लाइमस्टोन के साथ मिलकर एक विलयन तैयार करता है, घोल तैयार करता है। उसके बाद है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहली है हमारी टेरा रोसा। लाल मृदा प्रदेशों में निर्मित उबड़ खाबड़ संरचना टेरा रोसा कहलाती है। ये देखो लाल मृदा प्रदेश है, और यहाँ पे मैंने उबड़ खाबड़ सी एक टोपोग्राफी बनाई है, और नीचे इनके नीचे क्या पाया जाता है? चूना। क्योंकि मैंने बता दिया ये जो भी हमारी कास्ट टोपोग्राफी है कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे हमारी जो नीचे क्या होगा, हमारी लाइमस्टोन से बनी हुई वो होगी, क्योंकि उसी को CO2 अपने साथ घोलेगा, तभी ये टोपोग्राफीज बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्या बनी? टेरा रोसा। उसके बाद हमारी सेकंड बनती है लैपिस। क्वेश्चन आपसे सीक्वेंस में पूछे जाते हैं कि इरोजन से कौन से कास्ट टोपोग्राफी में इरोजन से जो भी टोपोग्राफी बनती है सीक्वेंस दे दिया जाएगा, एक अलग में से दे दिया जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, या कैसे भी करके क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा, वो आपको क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा है लैपिस।
लैपीज क्या होता है? चूना प्रदेश में निर्मित ऊबड़ खाबड़ संरचना लैपीज कहलाती है। इसमें अब लाल मिट्टी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो ऊबड़ खाबड़ संरचना होती है ये हमारी लैपीज होती है। ये देखो इसमें ये हो गया। लैपीज को ना फर्दर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लैपीज बोला जाता है फ्रांस में, बोगास बोला जाता है साइबेरिया में, क्लिंट बोला जाता है यूके, और कैरन बोला जाता है जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद हमारे हैं सिंक होल। थर्ड हमारी जो टोपोग्राफी बनती है वो कौन सी है? सिंक होल। मात्र कुछ, ये देखो आप सिंक होल, इसको देखिए, ये कि कैसी है टोपोग्राफी, कीप की तरह बना रखी है मैंने। तो अब इसको आगे समझते हैं। मात्र कुछ मिलीमीटर चौड़े तथा कुछ मिलीमीटर गहरे, थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा गहरा कीपाकार छिद्र जिनसे जल रिसकर नीचे की तरफ जाता है, जिनसे अब जल रिसा और नीचे की तरफ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? सिंक होल बोला जाता है। फिर हमारा फोर्थ आता है स्वेलो होल, और हिंदी में इसको बोला जाता है विलियन रंध्र। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, ये कैसे इसकी पिक्चर बनती है। स्वेलो होल इस टाइप से बना हुआ है। अब देखो सिंक होल हमारा हो गया, कीपाकार आकृति होती है। अब ये कैसा होता है? मात्र कुछ मिलीमीटर चौड़े तथा कुछ मीटर गहरे बेलनाकार छिद्र होते हैं। वो कीप जैसे थे हमारे सिंक होल, ये कैसे होते हैं? बेलन की तरह होते हैं, जिनसे जल रिसकर, वही कंडीशन होती है, वाटर रिसकर कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है, उसे स्वेलो होल बोला जाता है। उसके बाद हमारा है डोलाइन। इसकी देखिए शेप कैसी हो गई, ऐसी हो गई है। सिंक होल में निरंतर अपर्दन द्वारा कई सिंक होल आपस में जुड़ जाते हैं। अभी हमने कैसा सिंक होल के बारे में भी पढ़ा था, ये था हमारा सिंक होल। तो ये क्या कह रहा है? जब उसमें अपर्दन होता है, इरोजन होता है, तो कई सारे सिंक होल, जैसे ये थे हमारे बने हुए सिंक होल, आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, आपस में जुड़ जाते हैं। तो लगभग 10 से 15 मीटर लंबे व चौड़े तथा 5 से 10 मीटर गहरे गर्तों का निर्माण होता है, जिसे डोलाइन कहा जाता है। अब ये सारे के सारे अपर्दन हो गया, तो ये कैसी बन गई? ये अकेला ऐसा बन गया, क्योंकि ये सारे के सारे इरोजन से हो गया, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? इस टाइप से हो जाती है। इसको बोला जाता है डोलाइन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी 6 बनती है युवाला। निरंतर डोलाइन के अपर्दन के द्वारा, डोलाइन के, अभी डोलाइन हमने कैसे पढ़ा? डोलाइन की ये शेप थी। अब ये क्या कह रहा है? निरंतर डोलाइन के अपर्दन के द्वारा जब कई डोलाइन परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये डोलाइन है तो ये कई सारे जुड़ेंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, तो कुछ 100 मीटर लंबे व चौड़े तथा 50 से 10 मीटर गहरे गर्तों का निर्माण होता है। मतलब कि आप युवाला को ये समझ सकते हो, जो डोलाइन था वो इतना था, अब युवाला इतना बड़ा हो गया। सेम जो बनेगी सिचुएशन सेम बनेगी। उसके बाद 7th हमारा आता है पोलजे। ठीक है, पोलजे, जब चूना प्रदेश में स्थित किसी विशाल कंदरा की छत ध्वस्त हो जाए अथवा किसी भ्रंश का निर्माण हो जाए, तो इससे निर्मित कुछ किलोमीटर में लंबे व चौड़े और लगभग 500 मीटर गहरे या अधिक गहरे गर्त का निर्माण होता है, जिसे पोलजे कहते हैं। अब पोलजे को समझिए, ये क्या कह रहे हैं? कोई चूना पत्थर, मान लो ये कोई ये हमारा सरफेस है और नीचे कंदरा है। अब ये हमारे, पहले तो ये इसकी छत बनी हुई थी कंदरा की, लेकिन अचानक से क्या हो गया? ये छत गिर गई, नीचे टूट के नीचे गिर गई। तो ये वाली जब सिचुएशन होती है तो बहुत बड़ा सा एरिया इसमें कवर कर लिया जाता है। मीटर भी दे रखा है, 500 मीटर गहरे या अधिक गहरे गर्तों का निर्माण होता है। मतलब छत के किसी कंदरा के छत के एकदम से गिरने से, या फिर वहाँ पे किसी भ्रंश की वजह से, फॉल्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वहाँ पे पोलजे बनता है। फिर हमारे नेक्स्ट है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली भी इसको बोला जाता है। 8 नंबर पे है, जब किसी नदी के मार्ग में चूना पत्थर आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई हमारी रिवर है, अब इसके सामने क्या हो गया? कोई चूना पत्थर आ गया, लाइमस्टोन आ गया, तो नदी का जल रिसकर सिंक होल के जरिए, सिंक होल हमने पढ़ा था वो कीप जैसा, तो नदी का अब जल, अब हमें पता है कि चूना पत्थर के साथ ही वर्क करता है, तो जो रिवर का जल है वो सिंक होल के जरिए रिस कर अब क्या, कहाँ जाने लगा? नीचे की तरफ जाने लगा और रिस जाता है, जिससे नदी की आगे की घाटी शुष्क हो जाती है। अब ये रिवर थी, यहाँ पे सिंक होल आ गया, अब वाटर सारा रिस के यहाँ चला गया, तो अब रिवर आगे थोड़ी बढ़ेगी, तो आगे का जो एरिया कैसा हो गया? शुष्क हो गया, एरिड हो गया, तो जिसे बोला जाता है अंधी घाटी, मतलब वाटर ना होना उसमें। ठीक है, ये मैंने कुछ इमेज भी बनाई है इसकी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा है पोनोर्स, ऐसा छिद्र। पोनोर्स कैसा है? ऐसा छिद्र या पाइप जो धरातल को किसी कंदरा से जोड़ता है। ये इसमें देखिए,
पोनोर्स बना रखा है, ये कोई हमारी कंदरा है। अब ये पोनोर्स क्या है, कोई ऐसा छिद्र है जो एक धरातल से, जो हमारा सरफेस है उससे हमारे जो अंदर जो केव बनी हुई है उसको अटैच करता है, उसको बोला जाता है। अटैच किस लिए करता है, ताकि जो वाटर है वो नीचे जा सके, उसे बोला जाता है पोनोर्स। ठीक है। उसके बाद हमारी ये तो अभी तक जो हमने करी, ये सारे के सारे जो टोपोग्राफी थी वो सिर्फ थी इरोजन से। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो बनेंगी सारे के सारे निक्षेपण से। ठीक है, या फिर डिपोजिशन, डिपोजिशनल टोपोग्राफी। सबसे पहले पोनोर्स, पोनोर्स अभी अभी पढ़ा है हमने, किसी केव के अंदर पढ़ लिया। सिर्फ आपको इसमें देखना है, ये वाला देखिए, ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेग्माइट है। और जब ये कंप्लीट स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट मिल जाते हैं आपस में तो इनको बोला जाता है केव पिलर। ये यहाँ पे बना रखा मैंने। इनको सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सी आपकी डिपोजिशनल टोपोग्राफी बनती हैं। स्टैलेक्टाइट्स बनते हैं, स्टैलेग्माइट्स बनते हैं। स्टैलेक्टाइट मैंने अभी बताया, ऊपर वाले स्टैलेक्टाइट, नीचे वाले स्टैलेग्माइट, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको बोला जाता है केव पिलर। ठीक है। और हेलमेटाइट, जियोड्स, शिराएं या इसको वेन्स, संग्रंथन, ड्रिपस्टोन, कैलिस, नोडुल्स। ठीक है। उसके बाद हमारा है स्पीलियोथम। स्पीलियोथम क्या होता है, भूमिगत जल द्वारा कंदरा में निक्षेपित सभी आकृतियों को, भूमिगत जल द्वारा कंदरा में, अभी हमने पढ़ा था कोई केव है, अभी ये वाटर जा रहा है इसमें, निक्षेपित सभी आकृतियों को, जो भी इसके अंदर जो भी हमारी टोपोग्राफी बनेगी वो सारी के सारी क्या होती हैं, स्पीलियोथम बोली जाती हैं। उसके बाद हमारा टूफा, जब पोनोर्स या कंदरा का मुख्य अवसाद से भर जाने के कारण बंद हो जाता है तो इस अवसाद को टूफा कहा जाता है। कैसे, ये हमारी थी ये हमारी केव है। ठीक है। और पोनोर्स क्या कर रहा था, इसमें आके इसमें वाटर को यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा था। लेकिन अब अचानक से क्या होता है, जो हमारी ये केव बनी हुई थी, यहाँ से जो वाटर आ रहा था कंदरा से, पोनोर्स से, तो अचानक से उसके अंदर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वो डिपोजिशन से भर जाता है, मतलब कहने का पूरा बंद हो जाता है ये, तो इसको बोला जाता है टूफा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट टॉपिक होता है। आपको इस टॉपिक में यही करना है, सारे के सारे जो डिपोजिशनल टोपोग्राफी वो सारी सीक्वेंस से याद करनी है। उसके बाद आपका पोनोर्स से, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ये मीटर्स में पूछ लिया जाता है, इतने मीटर से इतने मीटर होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और आई थिंक यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दे हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी, आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है जो नेट की तैयारी कर रहा है, तो मेरे चैनल को उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, आपको अपनी तरफ से मुझे 100% देना पड़ेगा, तभी शायद हम मिलकर अपने काम को कंटिन्यूटी दे पाएंगे। अदरवाइज़ एक इंसान से कुछ भी वर्क पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं तो आपके फेवर में हूँ ही ऑलवेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।